हेलो गाइज, नमस्कार। हम लोग एक बार फिर पहुंच चुके हैं। क्वांटम नंबर खत्म कल कर चुके थे पिछले क्लास में। अब हम लोग जो है उससे संबंधित कुछ बातें और देख लें और इसके बाद फिर हम लोग जो देखेंगे उससे रिलेटेड जो एक टॉपिक है ऑफ वाव प्रिंसिपल, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन देख लें और उसके बाद तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड विथ क्वांटम नंबर। जैसे यहां पर है क्वेश्चन, जैसे आता है शॉर्ट आंसर टाइप में कि 3D is possible but 2D is not. Why? तो 3D पॉसिबल है, 2D पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग चलेंगे फॉर 3D n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, 1, 2। अब 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। So we find that यहां 3D नहीं कहें तो थर्ड ऑर्बिट कर दें। तो we find that in third orbit three suborbits 3s, 3p and 3d are possible। ठीक है। Again for second orbit, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2, देयरफॉर l इक्वल टू 0 and 1। 0, 1 बता रहा है ये s और ये p, एंड वी फाइंड दैट इन सेकेंड ऑर्बिट only 2 suborbits, एक तो S और दूसरा P, 2S and 2P are possible। On this basis we can say that 3D is possible but 2D is not। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखें कि n थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमको n का मान 3 होता है, l का मान 0, 1, 2 होगा। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d। जबकि n का मान 2 है, l का मान यहाँ पर 0 और 1 होगा, तो 0 के लिए s और यहाँ पर p। तो सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ जाकर के जो है कि हमको 2 ही सब ऑर्बिट है, 2s और 2p, और इसमें जो है 3s, 3p और 3d तीनों पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 3D पॉसिबल होगा
2D पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए, सेम क्वेश्चन थोड़ा डिटेल कर दिया। इन थर्ड ऑर्बिट D suborbit is found, but in second orbit D suborbit is not found. Why? तो इसका जवाब हम लोग सेम वही चीज है जो यहां दिया हुआ है। अब इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन यदि पूछता है फॉर एफ इज पॉसिबल बट 3f इज नॉट, व्हाई? क्वेश्चन पूछा 2p इज पॉसिबल but 1p is not, why? क्वेश्चन पूछा इन फर्स्ट ऑर्बिट p, d and f suborbits are not found, why? तो इस ढंग का सारा क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं इसी स्टाइल में कि जाकर के जो है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑर्बिट को लेकर चलेंगे, यहाँ फोर्थ ऑर्बिट और 3 का लेकर चलेंगे, यहाँ 2 और 1 को लेकर चलेंगे, यहाँ सिर्फ फर्स्ट को लेकर चलेंगे कि n का मान 1 है तो l का मान सिर्फ 0 होगा, और 0 होने का मतलब है सिर्फ s सब ऑर्बिट होगा, p और d और f वहां पर पॉसिबल नहीं है। देयर वी कैन से दैट 1s इज पॉसिबल बट 1p 1d एंड 1f इज नॉट आर नॉट पॉसिबल। तो ये जाकर के जो है कि हम लोग कह सकते हैं या इसको दिखला सकते हैं इसी स्टाइल में। लिख लीजिए इसको। अब इसी टाइप में और भी क्वेश्चन आता है, उसको भी देखते हैं कि जैसे यहां पर हमको क्वेश्चन है P6 is possible but S6 is not, why? या in p suborbit maximum 6 electrons can be kept but in s suborbit 6 electrons can't be kept,
तो सेम क्वेश्चन, तो यहां पर सेम स्टाइल क्वेश्चन है, उसमें जाकर के जो हम लोग बता सकते हैं कि जाकर के यहां पर क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि क्या कैसे डील करेंगे। तो जैसे यहां पर है फॉर पी सब ऑर्बिट, तो पी सब ऑर्बिट के लिए हम लोग L जानते हैं कि 1 होता है, therefore number of orbitals, तो 2L plus 1, 2 into 1 plus 1 equal to 3, एक ये हो गया। We also know that in one orbital, यहां तो 3 ऑर्बिटल्स है, तो 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 electrons can be kept. So in p suborbit maximum 6 electrons can be kept. अब चलते हम लोग इन या फॉर एस सब ऑर्बिट, तो एस सब ऑर्बिट के लिए क्या है, L का मान तो 0 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2L plus 1, 2 into 0 plus 1, तो 1 ऑर्बिटल हो गया। तो एक ही ऑर्बिटल इसमें पाया जाता है। सो इन S सब ऑर्बिट मैक्सिमम 2 electrons can be kept. Finally, we can say that P6 is possible, but S6 is not. क्लियर? तो यहां हम लोग देखें कि P के लिए L का मान 1, तो P के लिए L का मान 1, तो हमको 3 ऑर्बिटल्स निकला जो फॉर्मूला बता चुके हैं। और ये भी कल चर्चा की है पिछले क्लास में कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो इसलिए यहां पर हमको कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां जाकर के देखते हैं इनको कि S के लिए L का मान 0 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो गया, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि P में 6 संभव है, अर्थात P6 कहने का मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन P6 हो सकता है। लेकिन S का मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन S2 हो सकता है, लेकिन S6 नहीं हो सकता। यदि बाय द वे इसी टाइप का क्वेश्चन कह दिया सीधा S2 इज पॉसिबल बट S6 इज नॉट, तो दोनों ऐसे के लिए यहां पर है, तो हमको सिर्फ इतना सा आंसर लिखना है, सिर्फ इतना सा, और यहां पर खाली कह देंगे सो वी कैन से दैट P की जगह पे P6 का हटा देंगे, वहां पर सीधा कहेंगे S2 इज पॉसिबल बट S6 इज नॉट, बस खाली P6 की जगह पर कर देंगे S2, बाकी इतना ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, तो जो भी हमको इस ढंग का क्वेश्चन यदि पूछता है तो उसको हम जवाब दे सकते हैं।
तो ये है दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो हमको क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, या नहीं भी पूछे लेकिन मन में क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो उसको हम इस प्रकार से डील कर सकते हैं, वो क्वांटम नंबर के आधार पर। उसके बाद हम लोग और एक टाइप, पहले इसमें और एग्जाम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहीं पर दे देते हैं क्वेश्चन जैसे कह दिया D10 इज पॉसिबल बट P10 इज नॉट। व्हाई? क्वेश्चन कह दिया F14 इज पॉसिबल but D14 is not। हो गया? तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि हम लोग यहां पर देखें कि D10 पॉसिबल है, यहाँ F14 पॉसिबल है, P10 पॉसिबल नहीं है, D10 यहाँ पर D14 पॉसिबल नहीं है, तो इसको डीलिंग हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था दूसरा टाइप का क्वेश्चन। एक टाइप पहले देखे, दूसरा टाइप देखे, अब तीसरा टाइप देखें जो हम लोग ऑबो प्रिंसिपल तक जाने वाले हैं, उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n and l for following suborbits A number 2p 4d 5g 6f, इस प्रकार से है क्वेश्चन। अब यहां पर इसका आंसर तैयार करना है, तो चलिए ए के लिए 2p है, तो 2p में जब भी है ये शुरू में जो दिया रहे वो हमेशा n बतलाता है, n इक्वल टू 2। और हमें याद होनी चाहिए, पीछे बता चुके हैं S, P, D और F, इसके लिए L का मान 0, L का मान 1, L का मान 2, L का मान 3, G रहा तो L का मान 4, H रहा तो L का मान 5। ये पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसको हमेशा याद रखिए सब दिन के लिए। तो वैसे कंडीशन में बस यहाँ पर देखिए क्या है, P है, तो P के लिए L का मान वहां पर 1 है, तो L यहाँ पर क्या हो गया 1। ठीक उसी प्रकार से 4D है, तो 4D में n का मान 4 और L का मान D के लिए वहां पर देखिए कितना है 2 है। सिमिलरली यहां पर C में 5G है,
तो 5G है तो n का मान तो 5 और l का मान क्या है 4 है। अब यहां पर जाकर के जो है 6f है, n इक्वल टू 6 और f के लिए l का मान क्या है देखिए तो 3 है। तो इस प्रकार से इसका यूज करके, यूज इसका करना है और इसका यूज करके हम बतला सकते हैं कि कौन सा माने क्या क्या होगा n और l का मान, जिसका कि हमको ऑफबॉ प्रिंसिपल में यूज होगा। अब यहां पर जाकर के जो है देखते हैं कि क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कह देगा क्वेश्चन कह देता है कि हाँ ये सब दे देगा, n और l का मान देगा और कहेगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल जो होगा कैसे संभव नहीं होगा, कौन सा संभव नहीं होगा, इसको जानने के लिए हमको याद रखना होगा कि n का मान हमेशा जो है 1 से इंफिनिटी तक जाता है और l का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होता है n-1 तक जाता है, ये याद रखना है। अब यहां पर देखिए जब भी होगा l का मान जितना का भी देख रहे हैं n के बराबर हो सकता है, यहां पॉसिबल है कि n के बराबर होगा, कहता नहीं, हमेशा जो है n से एक छोटा होगा। 2 छोटा हो जाए 3 छोटा हो जाए अलग बात है, लेकिन n के बराबर कभी नहीं होगा और n से बड़ा भी नहीं होगा। तो यहां देखिए 1 है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं। बाय द वे कोई सब चॉइस में आपको दे दिया कि n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू भी 4, आराम से वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l का मान हमेशा कितना होगा n-1, अर्थात n से एक हमेशा छोटा होगा। तो एक छोटा होगा तो यहाँ पे n का मान 4 है, यहाँ l का मान 4 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि n का मान जब 4 लेंगे तो l का मान मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, 4 कभी संभव नहीं है। तो इसलिए वैसे स्थिति में हमेशा यहाँ पर दिमाग में लेके चलना है कि हमको n और l का जो कंडीशन है वो जाकर के पहला बात हमको पहचानना है कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। तो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि l हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। अब वहां पर देखेंगे उसको, उसके लिए कौन सा सबऑर्बिट के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए स्पेशली सबऑर्बिट दे दिया गया, तब वहां पर बताएंगे कि उसके लिए l का मान क्या होगा। लेकिन यदि ऐसे पूछा कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हमको ये थॉट को दिमाग में रखना है, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि l का मान n के बराबर भी नहीं हो सकता और l से बड़ा भी नहीं हो, माने l का मान n से बड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए जब भी होगा l का मान वो n से छोटा होगा। तो n से हमेशा छोटा रहना चाहिए, बड़ा या बराबर कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देख लिए, ये क्वेश्चन इस ढंग से आ रहा है या आता है। तो हमको ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, अब इसी क्वेश्चन को उल्टा दिया, डिटरमाइन सबऑर्बिट्स फॉर फॉलोइंग गिवन डाटा। n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 2 है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो 4 तो 4 रहेगा और 2 के लिए देखिए d है, तो 4d बोलिए। यदि कह दिया आपको n का मान 3 है और l का मान 0 है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 3। l का मान 0 के लिए कौन सा सबऑर्बिट है? s है, तो 3s लिखेंगे। तो उल्टा के भी लिख सकते हैं, ये दिया रहेगा तो सबऑर्बिट लिख सकते हैं कौन सा सबऑर्बिट है, और यदि सबऑर्बिट दिया रहेगा तो उसका हम जो n और l का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इससे संबंधित क्वेश्चन, इसको देखिए।
हो गया। अब यहां पर यहां पर क्वेश्चन जिसे कहता है डिटरमाइन ऑर्बिट एंड सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फॉर फॉलोइंग, कि जैसे यहां पर हमको कह दिया 4s है, 3d है, इस प्रकार से कहा। अब इसके लिए हमको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो होगा, जैसे इसके लिए निकालना है, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π। n कितना है? 4 है। देयरफॉर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 4 × h/2π। तो यहां पर जाकर के 2h/π अब वैल्यू रख दीजिए 6.626 10⁻⁻34 और 3.14। अब इसके लिए सब ऑर्बिट निकालना हो तो सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो इक्वल टू हो जाएगा h/2π याद होगा फॉर्मूला L × L+1। तो हेयर L कितना होगा S के लिए? तो S के लिए L का मान 0। देयरफॉर सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2π √0 × 0+1 ऑलरेडी 0। तो ये जाकर के जो है कि हम इसका 0 वैल्यू आया, इसका जितना सॉल्व करेंगे उतना जितना वैल्यू होगा, तो दोनों आंसर यहां पर हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इसके लिए ज्ञात करना है, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम n का मान यहां पर 3 है, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हो गया 3 × h/2π। अब 3 × 6.626 10⁻⁻34 2 × 3.14। बस सॉल्व करेंगे उसका मान निकल जाएगा। सिमिलरली सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम यदि निकालना है तो वैसे कंडीशन में d के लिए L का मान 2, तो यहां पर जाकर के जो है कि h/2π √L × L+1 जो फॉर्मूला है उसमें रखिए, तो 6.626 × 10⁻⁻34 2 × 3.14 √2 × 2+1। अब यहां पर हो गया 6.626 10⁻⁻34 और √6/2 × 3.14। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना निकलेगा उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कितना इसका
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होगा और यहाँ सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो सब ऑर्बिट के लिए हमको यहाँ पर हो गया फॉर्मूला ये, और ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला हो गया ये NH/2π, जो हम लोग पीछे चर्चा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देख लिए हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम में बताए थे एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता वहां पर क्या, MVR इक्वल टू NH/2π। तो MVR तो एंगुलर मोमेंटम हो गया, NH/2π, NH/2π, तो n का मान वहां रखना है जो भी होगा। तो इस प्रकार से डिटरमाइन करने के बाद हमें पता चलता है कि जाकर के जो है कि एंगुलर मोमेंटम कैसे डिटरमाइन। तो इस ढंग का जो भी क्वेश्चन आता है, अब बाकी और क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, तो बाकी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड कि जाकर के जो है कि शॉर्ट आंसर टाइप में कह दिया व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जितना लिखा चुके हैं उतना को डील कर देना है। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमको जितना चर्चा कर चुके हैं, सबका नाम भी आपको दे दिए हैं। प्रिंसिपल आप पढ़ के जा रहे हैं, बाय द वे मेन आ गया। सेकेंडरी आप एजीमुथल पढ़ के जा रहे हैं, एजीमुथल वर्ड नहीं लिखा, एंगुलर क्वांटम नंबर बोल दिया, तो सबका नाम भी वहां पर लिखा चुके हैं। किसी भी कोई भी टाइप का नाम पूछेगा उसको आप जवाब दे सकते हैं, और वहां पर चाहे ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, शॉर्ट आंसर रहे, जो भी रहे उसको आप डील कर सकते हैं। तो ये था क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हर टाइप में, हर वैरायटी में आपको दिखलाई पड़ गया। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऑफबाउ प्रिंसिपल के साथ। ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग अगले क्लास में उसको देखते हैं और उसके बाद तब फिर डील करते हैं। थैंक यू।